नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारे ये यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन नंबर 9 का डिस्कशन हो रहा है, जहां पर हम लोग बात करेंगे जीएस वर्ड के टेस्ट नंबर 2 के बारे में, जिसमें बात की गई है आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। अब तक हमने जो है इस टेस्ट सीरीज के 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। आज के डिस्कशन की शुरुआत हम इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नंबर 51 से करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा आसफ अली किस आंदोलन में भूमिगत क्रियाकलापों में सक्रिय थी? ए. सविनय अयोध्या आंदोलन, बी. असहयोग आंदोलन, सी. भारत छोड़ो आंदोलन या फिर डी. स्वदेशी आंदोलन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अरोड़ा आसफ अली जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रही थी। इनके द्वारा मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के कारण इनको याद किया जाता है। दरअसल हुआ क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो है एक चलाया गया था ऑपरेशन जीरो आवर, जिसके तहत जो है कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यह कुछ छोटे छोटे जो नेता थे यह सक्रिय हुए और इन्होंने भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन को क्रियान्वित किया था। इनमें से प्रमुख रूप से जो नाम शामिल है वह है अरोड़ा आसफ अली, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और आदि अनेक नेता इसमें शामिल थे। इस प्रकार से वे भूमिगत रहते हुए उनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देने के लिए जामिया मिलिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ जैसे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई थी? ए. स्वदेशी आंदोलन, बी. असहयोग आंदोलन, सी. सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर डी. भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देने के लिए देश के विभिन्न भागों में विभिन्न राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई थी, जिनमें ये विद्यालय यानी कि जामिया मिलिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ जैसे विभिन्न शैक्षिक संस्थानों को भी स्थापित किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान ही। ठीक है, दरअसल हुआ क्या था कि उस आंदोलन के दौरान लोगों से या छात्रों से यह अपील की गई थी कि वह अंग्रेज़ों द्वारा या सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ाई को छोड़ दें। अब चूँकि विभिन्न छात्र जो है वह पढ़ाई छोड़ रहे थे, तो उनको या फिर उनकी शिक्षा छूट न जाए या अधूरी न रह जाए, इसलिए जो है देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा, दूसरा नौसेना विद्रोह, तीसरा कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन है ए 1 2 3, बी 2 1 3, सी 3 2 1 या डी 1 3 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, इसका सही क्रम है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा किया गया था 1945 में। नौसेना द्वारा विद्रोह किया गया था फरवरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फरवरी 1946 में। तो वहीं कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 ही लिख दूँ, चलेगा? तो कैबिनेट मिशन जो है वह भारत आया था मार्च 1946 में, जबकि नौसेना के द्वारा विद्रोह किया गया था फरवरी 1946 में। वहीं आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर 1945 के दौरान विभिन्न प्रकार के मुकदमे चलाए गए थे। नेक्स्ट, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए स्टुअर्ट मिल, बी जेम्स मिल, सी जॉन मिल या फिर डी वारेन हेस्टिंग। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं जेम्स मिल। ठीक है, दरअसल यह स्कॉटलैंड बेस्ड एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक व्यक्ति थे, जिनके द्वारा 3 खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। इनमें इनके 3 खंडों के विभाजन इस प्रकार से किए गए थे इनके द्वारा कि पहले तो इन्होंने हिंदू शासन के अंतर्गत इंडिया के इतिहास लिखा, उसके बाद दूसरे खंड में इन्होंने मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आने वाले इंडिया का इतिहास लिखा, और तीसरे खंड के अंतर्गत इन्होंने ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत आने वाले इंडिया का इतिहास लिखा था। इस प्रकार से 3 खंडों में इन्होंने या 3 काल खंडों में अपनी
इस संपूर्ण पुस्तक को बांटी थी, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतक ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में विभाजित किया था। तो यह दरअसल ऊपर वाले प्रश्न का ही और थोड़ा सा डिटेल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सेम प्रश्न है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जॉन मिल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग, सी वेलेजली या फिर डी विलियम बेंटिक। चलिए देखिए, भारत का गवर्नर बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले जो भी गवर्नर होता था वह बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, तो 1833 के चार्टर के वक्त जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह थे विलियम बेंटिक, और यही बने जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वह थे विलियम बेंटिक। और 1833 के चार्टर एक्ट को लागू होने के तुरंत बाद ही विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे। वहीं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि यूरोप के बाज़ारों में, एक सेकंड, ये क्यों बार बार नीचे आ जा रहा है भाई? यूरोप के बाज़ारों में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की मांग ज़्यादा थी? पहला सूती कपड़े, दूसरा रेशम, तीसरा लौंग और चौथा दाल चीनी। कूट है ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मसालों की मांग बहुत ज़्यादा थी। रेशम और सूती कपड़े भारत के उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो यूरोपीय बाज़ारों में इन सभी चीज़ों की मांग उस समय बहुत ज़्यादा थी, और यह व्यापार ही एक मुख्य कारण था जिसके कारण विभिन्न यूरोपीय देश जो है वह भारत की तरफ आगे बढ़े थे। ठीक है, यानी कि भारत से व्यापार करने के लिए ये लोग आए थे, लेकिन यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए धीरे धीरे इन्होंने करते करते यहाँ पर अपना साम्राज्य का भी विस्तार कर लिया था। नेक्स्ट 1883 में ब्रिटिश द्वारा लाया गया इल्बर्ट बिल किस विषय से संबंधित था? ए शिक्षा, बी प्रेस मीडिया, सी न्याय अथवा डी कृषि। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, इल्बर्ट बिल। देखिए यह लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया था, जिसके तहत किया क्या गया था कि जो भी भारतीय न्यायाधीश थे वह यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की भी सुनवाई कर सकते थे, या फिर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो भारतीय न्यायाधीशों को जो है यूरोपीय न्यायाधीशों के समान अधिकार दे दिए गए थे इस इल्बर्ट बिल के माध्यम से, जिसका तात्कालीन या फिर उस समय के जो विभिन्न प्रकार के ब्रिटिश लोग थे या जो भी यूरोपीय समुदाय के लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। अंततोगत्वा यह इल्बर्ट बिल जो है वह वापस ले लिया गया, और इसी के परिणाम स्वरूप आगे चल करके 1884 में अपना कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही लॉर्ड रिपन ने इस्तीफा भी दे दिया था, और अंग्रेज़ों द्वारा किए गए विद्रोह को कहा गया श्वेत विद्रोह या श्वेत आंदोलन, आप कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधियात्मक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया था? ए लाहौर समझौता, बी लखनऊ समझौता, सी अमृतसर समझौता या फिर डी बम्बई समझौता। चलिए इसका आंसर बहुत आसान है। 1916 के लखनऊ समझौते के बाद ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ मिलकर के आए थे, और इसी समझौते के उपरांत कांग्रेस ने क्या किया था कि जो पृथक निर्वाचन का कांग्रेस अब तक विरोध करते आ रही थी, उसने इस पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया था कि ठीक है भैया, चलो कोई बात नहीं, आपको पृथक निर्वाचन मिला है, हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों संगठनों ने आगे चल करके मिलजुल करके काम करने का फैसला लिया था, और देश में एक प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन के लिए मिल करके संघर्ष करने का निर्णय लिया था। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1920 में हुए खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी प्रथम विश्व युद्ध, सी अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना या फिर डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद। चलिए
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। दरअसल सेब्रे की एक संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। सेब्रे या फिर इसको सेवर्स भी बोला जाता है, मैं लिख देता हूँ, देखिए सेवर्स या सेब्रे की एक संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसके तहत तुर्की के सुल्तान यानी कि तुर्की का जो मुस्लिम जगत के जो खलीफा थे उन पर बहुत कड़ा प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया था। ठीक है, और इसी के बाद विभिन्न देशों में जगह जगह पर जो मुस्लिम समुदाय था उनके द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था। भारत में भी इस प्रकार का विरोध हुआ जिसको खिलाफत आंदोलन कहा गया था। हालांकि आगे चल करके जब 1914 में वहाँ तुर्की के एक नए शासक बने थे, उनका नाम देखिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस समय, उनके द्वारा खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया था, तब जाकर के यह आंदोलन कहीं समाप्त हो पाया था। ठीक है, एक बार नाम उनका आप लोग देख लीजिएगा, वैसे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुधारक ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सक्रिय योगदान दिया है? पहला ईश्वरचंद विद्यासागर, दूसरा ज्योतिबा राव फूले, तीसरा बेगम रुकैया सखावत। कूट है ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं आप उनमें सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी लगा दिया करिएगा। ठीक है, देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की दशा और दशा सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। इन्होंने कन्या विद्यालयों की भी स्थापना करवाई थी। वहीं ज्योतिबा राव फूले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। तो बेगम रुकैया सखावत ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल खोले थे। ठीक है, कहाँ पर सक्रिय थी यह बेगम रुकैया सखावत? यह सक्रिय थी कलकत्ता और पटना के क्षेत्र में। पूरा नाम था इनका बेगम रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मानव की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किस समाज सुधारक के द्वारा दिया गया था? ऐसे पढ़िए, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किस समाज सुधारक के द्वारा दिया गया था? ए ज्योतिबा राव फूले, बी पेरियार, सी श्री नारायण गुरु या फिर डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए देखिए, श्री नारायण गुरु के द्वारा जो है यह नारा दिया गया था कि जो मानवता है उसकी सिर्फ एक जाति है, उसका सिर्फ एक धर्म है और उसका सिर्फ एक ईश्वर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इन सब के बारे में हम लोग घटना चक्र में काफ़ी डिटेल से बात कर रहे हैं। ठीक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा डिस्कशन चल रहा है उसमें बहुत अच्छे से और डिटेल से बात हो रही है, तो इतना नाजायज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि आपको फोकस रखना है। आप लोगों के द्वारा किया क्या जाता है, जब टेस्ट सीरीज आती है आप लोग उत्साहपूर्वक उसको देखना शुरू करते हैं। 5 मिनट देखते हैं, कभी 10 मिनट देखते हैं, कभी 15 मिनट देख लिया, कभी बहुत मेहनत किया तो 20 मिनट, उसके बाद छोड़ के भाग गए। इसी प्रकार से घटना चक्र के लेक्चर हैं। आप में से कुछ को लगता है अरे ये छोड़ो, ये तो ऐसे ही है। ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही होता तो मैं करवाता ही नहीं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है सारी चीज़ें। घटना चक्र भी एक प्रकार की पूरी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, 96 से लेकर के 2020 तक के जितने पेपर हुए हैं विभिन्न आयोगों के द्वारा, वह सब कुछ उसमें है। उसके बाद यह टेस्ट सीरीज है, चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। मेन है तो वह आपका फोकस करना है। आप नहीं करिएगा, परिणाम आपको पता है। मेरे साथ पढ़िए, किसी और के साथ पढ़िए, अपने साथ खुद पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अन्यथा तो फिर कोई औचित्य ही नहीं है ना। फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान संबंधित था? पहला विलियम जोन्स, दूसरा टॉमस कोलब्रुक, तीसरा नैथेनियल हालहेड, चौथा हेनरी मैकाले। कूट है ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। विलियम जोन्स के द्वारा 1884 में कह रहा हूँ, 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी और इस संस्था से टॉमस कोलब्रुक और नैथेनियल हालहेड भी जुड़े हुए थे। उद्देश्य क्या था इसका? तो भारत में जो पुरातन चीज़ें हैं या फिर जो भारत के प्राचीन पुरातात्विक चीज़ें हैं, महत्व की चीज़ें हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाना इस एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में कहाँ स्थापित हुई थी? ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी बम्बई या डी सूरत। चलिए, प्रश्न से एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि 1854 में भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। अब कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में। ठीक, नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में दिए गए कथनों में सत्य कथन का चयन करिए। पहला, इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया और यह व्यवस्था उत्तर भारत में लागू की गई। दूसरा, इस व्यवस्था में जमींदारों के बजाय सीधे किसानों के साथ बंदोबस्त किया गया। कूट है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन सही है। देखिए, पहले कथन में यह तो सही है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का विकास जो है वह टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा किया गया था और इनके द्वारा, यानी कि टॉमस मुनरो के द्वारा सर्वप्रथम यह व्यवस्था लागू की गई थी। कहाँ पर? तमिलनाडु के बारामहल जिले में। ठीक है, और यह व्यवस्था जो है वह उत्तर भारत में नहीं, यह व्यवस्था मुख्यतः दक्षिण भारत में लागू की गई थी। कारण यह था कि दक्षिण भारत में जो भूमि के टुकड़े थे वह छोटे छोटे थे, न कि एक जगह थे। और दूसरी चीज़, वहाँ पर किसी भी प्रकार की जमींदारी का या बड़े किसानों का अभाव था। तो वहाँ पर सरकार ने किया क्या कि उन्होंने डायरेक्ट रैयतों से, रैयत जिन्हों की किसानों को बोला जाता था रैयत, तो उन्होंने क्या किया, सरकार ने वहाँ पर कि सीधा जो है किसानों से राजस्व वसूलने के लिए एक एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, इसी को बोला गया रैयतवाड़ी भू राजस्व पद्धति। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय में लड़ा गया? पहला, वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजली या डी मार्क्विस हेस्टिंग। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मार्किन हेस्टिंग के समय में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था, जो कि बेनतीजा रहा था। यह लड़ा गया था 1814 में और आगे चल करके 1815 में फिर से द्वितीय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज जो है वह विजयी हुए और आगे चल करके 1815 में सुगौली की संधि जो है वह लेखबद्ध हुई और 1816 से सुगौली की संधि जो है वह लागू कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1813 का चार्टर एक्ट, सी 1833 का चार्टर एक्ट या फिर डी 1853 का चार्टर एक्ट। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बने थे लॉर्ड मैकाले। और इन्हीं के द्वारा जो है भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी, या यूँ कह लीजिए तो शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम को, उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वह दिया जाता है किसको? लॉर्ड मैकाले या मैकाले कमीशन को। नेक्स्ट, मुरुंद पांडे, कोट्टबोम्मन और पायचे आदि विद्रोही नेता निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित थे? ए पोलिगर विद्रोह, बी वेल्लूर विद्रोह, सी मोपला विद्रोह या फिर डी किट्टूर विद्रोह। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पोलिगर विद्रोह। ठीक है, दक्षिण भारत के कुछ भागों में हुआ क्या था कि पोलिगर जो फिर स्थानीय जमींदारों को बोला जाता था। ठीक है, जमींदार होते थे ये पोलिगर। ठीक है, तो इन जमींदारों के द्वारा जो है अंग्रेजों का विरोध किया गया था और इसी से संबंधित यह प्रमुख नेता थे, जिनके नाम है मुरुंद पांडेयन, कोट्टबोम्मन और पायचे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मजदूर आंदोलन को संगठित करने के लिए अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1916, बी 1919, सी 1920 या फिर डी 1921। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष 1920 में। आपके लिए प्रश्न है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे? पहला महादेव गोविंद रानाडे, दूसरा रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, तीसरा गोपाल हरि देशमुख। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी केवल 1, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर ए, महादेव गोविंद रानाडे और आरजी या रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ठीक है, इनको आरजी भंडारकर भी बोला जाता है। नाम आप लोग सुन करके थोड़ा सा भयभीत हो गए होंगे, है कि नहीं? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर पूरा नाम था इनका। ठीक है, हालांकि इससे गोपाल हरि देशमुख या जिनका उपनाम था लोकहितवादी, किसका उपनाम था? गोपाल हरि देशमुख का। यह जो है प्रार्थना समाज से नहीं जुड़े थे। थोड़ा सा प्रार्थना समाज के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आचार्य केशव चंद्र की प्रेरणा के फलस्वरूप जो है किसने किया था? या आचार्य केशव चंद्र की प्रेरणा के परिणाम स्वरूप डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, किसने? तो 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार लाना। प्रार्थना समाज जो है ब्रह्म की उपासना में विश्वास करता था और धर्म को जातिगत रूढ़िवादिता से मुक्त करने का प्रयास या फिर मुक्त करने के लिए क्या कहते हैं, प्रयत्नरत था। ठीक है, फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न पर। ज़्यादा बातें हमारा जो घटना चक्र का डिस्कशन चल रहा है वहीं पर मिलेंगी आपको, और उससे भी ज़्यादा बातें मिलेंगी मेंस के डिस्कशन में। अभी जो पूरा फोकस है वो पूरा का पूरा प्रीलिम्स पे है हमारा। फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ए नवाब अब्दुल लतीफ़, बी सर सैयद अहमद खान, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर डी दादा भाई नौरोजी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान। इनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कब? तो 1888 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? 1867 में। इसकी स्थापना प्रार्थना समाज की किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। और इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। ठीक, कब? तो 1888 में। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1834 में सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? ए विलियम जोन्स, सी बी जेम्स प्रिंसेप, सी जोनाथन डंकन या फिर डी लॉर्ड मैकाले। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर अशोक के शिलालेख देखने को मिले थे। सभी नहीं, वरना खरोष्ठी भी आएगी। ठीक है, अरमाइक, खरोष्ठी, ये इन लिपियों में भी अशोक के शिलालेख हमने पढ़े हैं। पढ़े तो नहीं है, मतलब पढ़े ही हैं, लेकिन शिलालेख नहीं पढ़े हैं। किताबों में पढ़े हैं कि शिलालेख जो है वह लिखे गए थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में तात्कालीन समय के निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण नेता की अनुपस्थिति थी? ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता या फिर डी गोपाल गणेश आगरकर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, एस.एन. बनर्जी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वह कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से अनुपस्थित थे। कारण कि इनके द्वारा जो है कलकत्ता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सभा बुलाई गई थी वर्ष 1885 में ही। ठीक है, और 1885 में ही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। ठीक, थोड़ा सा जानते हैं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो देखिए, 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और इसकी पहली बैठक हुई थी 1883 में। इंडियन एसोसिएशन की प्रथम बैठक 1883 में हुई थी कलकत्ता में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में। ठीक है, और दूसरी बैठक कब हुई थी? तो दूसरी बैठक इसकी हुई थी कब? 1885 में हुई थी।
इसके बाद 1886 में आगे चल करके इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया गया था कांग्रेस के अंदर ही। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला इंडियन एसोसिएशन, दूसरा मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तीसरा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और चौथा पूना सार्वजनिक सभा। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए 2 1 3 4, बी 3 2 1 4, सी 3 2 4 1 या फिर डी 2 1 4 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 3 2 4 1। ठीक है, सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कब? तो 1851 में। उसके बाद स्थापना हुई थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन की, कब हुई थी? 1852 में। उसके बाद स्थापना हुई थी किसकी? पूना सार्वजनिक सभा की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1870 में। और अभी अभी हमने देखा कि 1876 में एस.एन. बनर्जी के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। मैं सभी के सन को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप याद करते चलिएगा। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। नेक्स्ट, कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता कुछ अंग्रेजों द्वारा भी की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? ए पहला जॉर्ज यूल या यूले, दूसरा विलियम वेडरबर्न, तीसरा अल्फ्रेड वेब और चौथा हेनरी कॉटन। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 2 और 3 और 4, सी 1 3 और 4, डी 1 2 3 और 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, इन चारों व्यक्तियों का नाम जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन, इन सभी के द्वारा जो है कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट, यहाँ पर एक तरफ पत्र हैं और दूसरी तरफ इन पत्रों से संबंधित व्यक्ति या इनके संपादकों के नाम दिए हुए हैं। आपको इनके बारे में बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला राष्ट्र गुप्तार नौरोजी फरदून जी, दूसरा केसरी बाल गंगाधर तिलक और तीसरा हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर। कूट है ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्र गुप्तार के संपादक थे नौरोजी फरदून जी, केसरी के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक और हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला? ए 1913, बी 1929, सी 1933 या फिर डी 1911। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। रविंद्रनाथ ठाकुर को उनकी साहित्यिक कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वर्ष 1913 में। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए वीओसी पिल्लई, बी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सी वीवीएस अय्यर, डी एनसी केलकर। चलिए, एसपी सिन्हा या फिर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो है वह गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। 1919 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था, जिसके तहत शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, आप भी प्रसन्नतापूर्वक इनका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस कर दिया? पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा सुब्रमण्यम अय्यर या फिर जी सुब्रमण्यम अय्यर। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1,
बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। केवल और केवल रविंद्रनाथ टैगोर ने, दिए गए विकल्पों में से रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई सर की उपाधि को वापस कर दिया था। सर एक प्रकार की उपाधि थी, इसको वापस कर दिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है अपनी उपाधि, कौन सी उपाधि थी गांधी जी की? केसर ए हिंद। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। वहीं जी सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट के गिरफ्तारी के बाद जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कांग्रेस द्वारा अपनाई गई? पहला, उपाधियों का अंत, दूसरा, मतदान का बहिष्कार, तीसरा, सरकारी विद्यालयों तथा नौकरियों का बहिष्कार, चौथा, अदालतों का बहिष्कार। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। आप सभी लोग जानते हैं इसी समय जो है विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई थी, अदालतों का बहिष्कार किया गया था, गांव-गांव पंचायतें बैठाई गई थी, मतदान का बहिष्कार किया गया था, और अभी अभी हमने देखा कि गांधी जी तक ने अपनी उपाधि कैसरे हिंद की वापस कर दी थी। ठीक है, तो उपाधियों का अंत, मतदान का बहिष्कार, सरकारी विद्यालय नौकरियों का बहिष्कार और अदालतों का बहिष्कार आदि विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ जो है वह उस समय के आंदोलन में हमको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित रहे? पहला, नारायण मल्हार जोशी, दूसरा, लाला लाजपत राय, तीसरा, जवाहरलाल नेहरू और चौथा, सुभाष चंद्र बोस। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी, यानी कि NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी, ऑल इंडिया ट्रेड, इनके द्वारा जो है ना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। NM जोशी आपने हर जगह पढ़ा होगा, ये नारायण मल्हार जोशी जो है आप लोगों ने, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने तो पहली बार ही सुना होगा, लेकिन NM जोशी को पूरा नाम ही है नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, तो इनके द्वारा इस यूनियन या फिर इस संगठन की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई गई थी। तो वहीं लाला लाजपत राय जो है वह ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वह ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 90वें अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, जो कि हुआ था वर्ष 1928 में। और वहीं सुभाष चंद्र बोस जो है वह ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 10वें अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, जो कि हुआ था वर्ष 1929 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग को तीव्र करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे? पहला, जवाहरलाल नेहरू, दूसरा, सुभाष चंद्र बोस, तीसरा, श्रीनिवास अयंगर या फिर चौथा, सत्यमूर्ति। कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है आपको। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 2 और 4 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर डी। सभी के सभी लोग जो है वह इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना से जुड़े हुए थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर, सत्यमूर्ति, शरत चंद्र बोस आदि नेताओं ने जो है मिल करके कांग्रेस के अंदर ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर ही पूर्ण स्वराज की मांग को तीव्र करना। नेक्स्ट,
निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की गई थी, तो ज़रा कमेंट करके बताइए आप लोग। तो इन घटनाओं को फिलहाल यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, चटगांव शस्त्रागार हमला। दूसरा, केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंकना। तीसरा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना। और चौथा, काकोरी लूट। कूट है आपके पास ए 3-4-2-1, बी 4-3-1-2, सी 4-3-2-1 या डी 4-2-3-1। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 4-3-2-1। काकोरी लूट सबसे पहले हुई थी, कब हुई थी, तो 1925 में हुई थी, 1925। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या फिर HSRA की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की घटना भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। कब फेंका गया था इनके द्वारा बम, तो 1929 में। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1903 में, 1930 में चटगांव शस्त्रागार हमला हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, दलित उत्थान के लिए आत्मगौरव आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। ए के कैलप्पन, बी टी के माधवन, सी ईवी रामास्वामी नायकर या फिर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी ईवी रामास्वामी नायकर ने 1921 में तमिलनाडु में आत्मगौरव आंदोलन की शुरुआत की थी। किस लिए, तो तमिल कह रहा हूँ, दलित उत्थान के उद्देश्य से। नेक्स्ट, कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है, जिसमें कथन ए है कि कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने 1939 में त्यागपत्र दे दिए। कारण आ रहा है कि ब्रिटेन ने भारतीय जनता की सलाह लिए बिना भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। कोड का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी ए सही परंतु आर गलत है और डी ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इसका आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने वर्ष 1939 में अपना इस्तीफा इसलिए दे दिया था क्योंकि ब्रिटेन ने बिना भारतीय जनमानस या फिर यूं कहें तो बिना कांग्रेस मंत्रिप्रतिनिधिमंडल की मंजूरी के ही या उनसे सलाह लिए बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, कुछ मांगे थी कांग्रेस की जो कि उनके द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही थी और अंततोगत्ता उन्होंने अपनी ही तरफ से भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता गरम दल में शामिल थे। पहला अरविंद घोष, दूसरा फिरोज शाह मेहता, तीसरा SN बनर्जी और चौथा लाला लाजपत राय। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। ए 1 और 2, बी 2, 3 और 4, सी 2 और 4, डी 1 और 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष और लाला लाजपत राय। ये दोनों जो है गरम दल से संबंधित थे कांग्रेस के। वहीं फिरोज शाह मेहता हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, यह सब जो है नरमपंथी दल के नेता थे कांग्रेस के अंदर ही। ठीक है, और गरम दल के अगर कुछ और नेताओं के बारे में बात करें तो अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सभी जो हैं वह थे गरमपंथी दल के नेता। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान बॉम्बे क्रॉनिकल ने ब्रिटिश अत्याचारों की निंदा की थी। इसके संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी बीजी हार्नीमैन, सी सुब्रमण्यम अय्यर या फिर डी हसरत मोहानी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी बीजी हार्नीमैन। असहयोग आंदोलन के दौरान जब बॉम्बे क्रॉनिकल में ब्रिटिश अत्याचारों की निंदा की गई थी
तो इसके संपादक बीजी हार्नीमैन को देश छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से नेता किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? पहला बाबा रामचंद्र, दूसरा विजय सिंह पथिक, तीसरा सहजानंद सरस्वती और चौथा NG रंगा। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। ये सभी के सभी नेता जो है वह किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। देखिए यहाँ पर ना तीन लोगों के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। बाबा रामचंद्र हो गए, सहजानंद सरस्वती हो गए और NG रंगा हो गए, और इनके बारे में हम लोग विभिन्न जगहों पर लगातार पढ़ते भी रहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा विजय सिंह पथिक के बारे में। तो देखिए, विजय सिंह पथिक जो है यह विजय सिंह पथिक को जो है वह राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक यह उपनाम है राष्ट्रीय पथिक का। ठीक, किसका? विजय सिंह पथिक का एक उपनाम है राष्ट्रीय पथिक। यह बिजोला किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। किस किसान आंदोलन से? तो बिजोला किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। और यह कब हुआ था आंदोलन? तो बिजोला किसान आंदोलन हुआ था वर्ष 1914-41। देखिए, बिजोला किसान आंदोलन वर्ष 1914 से 1916 के मध्य चला था। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था? ए चार्ल्स आयर, बी जॉन चाइल्ड, सी कैप्टन बेस्ट या फिर डी विलियम नॉरिस। चलिए, देखिए, कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले का प्रथम प्रशासक जो था वह था चार्ल्स आयर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अफगानिस्तान के प्रति कुशल अक्रियता की नीति से संबंधित नहीं था? ए लॉर्ड लॉरेंस, बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी लॉर्ड लिटन या फिर डी लॉर्ड मेयो। आज ही के लेक्चर में हमने देखा था पूरा का पूरा अफगान नीति के बारे में। आज नहीं, कल के लेक्चर में देखा था, है ना। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन। 1876 के बाद जो है अंग्रेजों ने आंग्ल अफगान संबंधों में जो कुशल अकर्मण्यता या अक्रियता की नीति चली आ रही थी उसको त्यागते हुए फॉरवर्ड या फिर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया था, और तब आए थे लॉर्ड लिटन जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है? ए मोआ मोरिया विद्रोह, बी सन्यासी विद्रोह, सी पोलिगर विद्रोह या फिर डी कच्छ विद्रोह। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा की गई है। ठीक, कब हुआ था सन्यासी विद्रोह? कमेंट करके बताइए तो। नेक्स्ट, युग्म दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ विभिन्न संगठन है और दूसरी तरफ इनसे संबंधित व्यक्ति हैं। देखिए, कमेंट करने से कतराया मत किया करिए। कभी कभी होता है आपको चीज़ें नहीं पता होती हैं, आप गलत कमेंट कर देते हैं, कोई बात नहीं, वहाँ पर आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा बाद जवाब दिया जाएगा, लेकिन जवाब दिया जाएगा। उसका जो सही आंसर होगा वह आपको बताया जाएगा। कमेंट करने के लिए बार बार इसलिए कहा जाता है कि पता तो चले कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार कि नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। पता चला बोर होकर के 10 मिनट में छोड़ के भाग गए लेक्चर। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लगातार अगर प्रयास करते रहेंगे तो मेरे द्वारा ये सब चीज़ें बंद कर दी जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ इन संगठनों से संबंधित व्यक्ति हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है नीचे कूट की सहायता से। तो सबसे पहले नंबर पर है तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर। दूसरे नंबर पर है प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन। तीसरे नंबर पर है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, गोपाल गणेश अगरकर। ऑप्शन है ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा? सी 1 और
3। प्रार्थना समाज के बारे में अभी अभी हमने देखा कि इसकी स्थापना जो है वह किसने की थी, 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने। वहीं तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, वेदों की सर्वोच्चता। दूसरा, पुनर्जन्म में विश्वास। तीसरा, बहुदेववाद को स्वीकार किया। और चौथा, बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1, 2 और 4, सी 1, 2 और 3 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। वैसे तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1839 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। आर्य समाज ने बहुदेववाद को स्वीकार नहीं किया था। आर्य समाज की स्थापना 1857 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, जिसमें इसका प्रारंभिक मुख्यालय उन्होंने बनाया था लाहौर को। आर्य समाज ने वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार किया था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है आर्य समाज, और साथ ही साथ यह वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास करता है। और इस समाज के द्वारा बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया गया था और एकेश्वरवाद को स्वीकार करता है आर्य समाज, न कि बहुदेववाद को। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने ही गोरक्षा पालक संघ की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जस्टिस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, जिसका उद्देश्य विधायिका में गैर ब्राह्मण जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना था। देखिए, या तो इस साइड का पढ़िए तो अपने आप स्टेटमेंट को बदल लिया करिए, था को थे को था करना पड़ेगा, और अगर आप ऑब्लिक के इस साइड से पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से अपनी स्टेटमेंट पढ़ा करिए, एक ही पढ़ा करिए, क्योंकि ये सा से जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिए इसके बारे में। फिलहाल इसका जो ऑप्शन है वह है पहला CN मुदलियार, दूसरा TM नायर और तीसरा P त्यागराज। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है A 1 और 2, B 1 और 3, C 2 और 3, D 1, 2 और 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 3 के तीनों जो है वह जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे और यह गैर ब्राह्मण जातियों का प्रतिनिधित्व। इसका उद्देश्य क्या था जस्टिस आंदोलन का, तो विधायिका में जो गैर ब्राह्मण थे उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना। CM मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज, यह सभी जुड़े हुए थे। इनके द्वारा देखिए 1916 में एक जस्टिस पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, किसका, 1916 में जस्टिस पार्टी का गठन किया गया था, जिसका वास्तविक नाम था लिबरल फेडरेशन। ठीक है, लिबरल फेडरेशन इस जस्टिस पार्टी का वास्तविक नाम था। दक्षिण भारत लिबरल फेडरेशन पूरा नाम था। ठीक है, लिबरल फेडरेशन नहीं, दक्षिण भारत लिबरल फेडरेशन इस पार्टी का पूरा नाम था। जस्टिस पार्टी का इसका मुख्यालय था मद्रास में, और इसी के द्वारा इस जस्टिस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि जो विधायिका है उसके अंतर्गत गैर ब्राह्मण जातियों के प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा दिया जा सके। इससे संबंधित थे CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि थियोसॉफिकल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने 1875 में की थी। दूसरा, यह एक पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या D न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर B। थियोसॉफिकल आंदोलन देखिए, यह एक पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। इसने जो है प्राचीन हिंदू, पारसी, बौद्ध मत, परंपरा, दर्शन आदि को स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है,
इसकी स्थापना 1857 में HP ब्लावत्स्की और MS अल्काट ने न्यूयॉर्क में किया था, जिसको भारत में प्रचारित प्रसारित किया गया था प्रमुखतया एनी बेसेंट जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि 1870 के दशक में वायसराय लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भारतीय जनमानस में असंतोष उत्पन्न कर दिया था। निम्नलिखित में से उसके प्रतिक्रियात्मक कदम थे: पहला, दिल्ली दरबार का आयोजन 1877, दूसरा, इल्बर्ट बिल, तीसरा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और चौथा, कार्यालय गोपनीयता कानून। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 3 और 4 या फिर डी 1 और 3। चलिए, बंगाल में अकाल पड़ा, भुखमरी हुई, इससे जो है लॉर्ड लिटन को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। ठीक है, इल्बर्ट बिल जो है यह आया था आपका लॉर्ड रिपन के समय में। कार्यालय गोपनीयता कानून आया था लॉर्ड कर्जन के समय में। फिलहाल दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में लॉर्ड लिटन के समय किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया या भारतीय भाषा प्रतिबंध अधिनियम भी लाया गया था किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में ही। ठीक है, तो इस कारण हुआ क्या कि भारतीय जनमानस में इनके प्रति काफ़ी असंतोष उत्पन्न होने लगा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातक महिला कौन थी जिसने 1890 में कांग्रेस को संबोधित किया? ए कादम्बिनी गांगुली, बी पंडिता रमाबाई, सी कनकलता बरुआ या फिर डी बीना दास। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कादम्बिनी गांगुली कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थी और इनके द्वारा 1890 में कांग्रेस को संबोधित भी किया गया था। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के समर्थन में किसने कांग्रेस से त्यागपत्र दे करके इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी चित्तरंजन दास, सी फिरोज शाह मेहता, डी मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1919 में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की थी। इनके द्वारा दरअसल 1919 के अधिनियम का समर्थन किया जा रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन SN बनर्जी ने वर्ष 1919 में किया था। नेक्स्ट, भारत में गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा खेड़ा सत्याग्रह और चौथा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। अब चूंकि कूट जो है वह दूसरे पेज पर है और पेज पलटने से आपको दिक्कत होगी, तो फिलहाल हम लोग यहीं पर चलते हैं और बात कर लेते हैं सभी के बारे में। देखिए, गांधी जी के द्वारा सबसे पहले जो एक्ट किया गया वह किया गया चंपारण सत्याग्रह। कब? 1917 में। उसके बाद क्या किया गांधी जी ने? उसके बाद किया मार्च 1918 में हुआ अहमदाबाद मिल हड़ताल। फिर हुआ खेड़ा सत्याग्रह। कब? तो अप्रैल, ये लिख दूँ ना, अप्रैल 1918 में। और उसके बाद क्या हुआ? तो अप्रैल 1919 में संपन्न हुआ रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। ठीक है, तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, अप्रैल 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, और आज के लेक्चर का यह फिलहाल इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के अनुसार उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा एस्तादो द इंडिया, तीसरा कंपनी देश इंडसे ओरिएंटेलस और चौथा बेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी। कूट है ए 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 2 1 4 3 या फिर डी 2 4 1
3। चलिए ऐसा करते हैं, यह प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।